Good morning, class. Today we are going to discuss about addition of vectors. Addition of vectors को हम तीन तरीके से पढ़ते हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। तो पहले हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल लॉ की। सपोज से वी हैव टू वेक्टर्स, हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता क्या आपसे, मैं इसकी बात करूंगा। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स और वो दोनों वेक्टर्स कुछ इस तरीके से कि वो सेम ऑर्डर में है। अगर ऑर्डर का मतलब नहीं पता तो फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, जैसे ये एक वेक्टर है, उसके बाद यहीं से एक वेक्टर स्टार्ट हो गया, उसके बाद यहीं से एक वेक्टर स्टार्ट हो गया, उसके बाद यहीं से एक वेक्टर स्टार्ट हो गया, उसके बाद ये एक ऐसे वेक्टर जो है एक उल्टा ऐसे लगा हुआ है। ठीक, तो अभी तक जो हमारा ये वेक्टर था, ये वेक्टर था, ये वेक्टर था, ये वेक्टर था, ये तो सेम ऑर्डर में चल रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई टेल से हेड, फिर टेल जुड़ा है दूसरे वाले का वेक्टर का, फिर इसके हेड में तीसरे वाले वेक्टर का टेल जुड़ा है, फिर इसके हेड में चौथे वाले वेक्टर का टेल जुड़ा है। बट यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्डर अपोजिट हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर। तो ये होता है ऑर्डर। और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हमारा क्या कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है, कोई ट्रायंगल बना रहे हैं, यानी कि इस तरह का कोई वेक्टर है और इस तरीके का कोई वेक्टर है, तो जो आपका इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मैं उसको दूसरे कलर से दिखाऊंगा, वो आपका जो होगा, आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो अपोजिट ऑर्डर में इस ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी। तो सपोज से अगर ये कोई वेक्टर ए था और ये हमारा वेक्टर बी था, तो इसका जो रिजल्टेंट आर वेक्टर है, ये सपोज बी वेक्टर है, ये सपोज बी वेक्टर है, तो इसका जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आया है आर वेक्टर, वो हमने रेड से लिखा हुआ है। तो ये हमारा ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन का, ये ट्रायंगल लॉ है। और इसकी हम प्रूफ पे भी बात करेंगे, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी बात करेंगे। बट इसका जो ये जो आर वेक्टर है, ये कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, दिस आर वेक्टर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में ए का स्क्वायर, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऑब्वियसली ए का स्क्वायर की जब हम बात करेंगे वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड की बात है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा इसके बराबर होता है। राइट, अब ये चीज आई कहाँ से? सपोज आप एक कंस्ट्रक्शन करो, ठीक, आप एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसमें कि हमारे दो वेक्टर होंगे ए और बी। ये तो समझाने की बात थी लेफ्ट साइड में, मैं फिर से इस डायग्राम को बनाता हूँ थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके, जैसे कि हमारे डेरिवेशन भी काफ़ी इजी हो जाए हमारे लिए। हम डायग्राम कुछ ऐसा बनाएंगे कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिल जाए। ओके, सपोज ये एक हमारा वेक्टर है। हाँ, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ तो क्लियर होगा। ठीक है, तो सपोज ये हमारा एक वेक्टर है और एक हमारा ये वेक्टर ऐसे हुआ, सेम ऑर्डर में चल रहे हैं। तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कैसा होगा, वो इधर से ऐसे निकल के आएगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ऊपर वाला। तो इसमें कंस्ट्रक्शन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन का मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग को क्लियर हो कि कंस्ट्रक्शन कहाँ पे है। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ से आप एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ठीक है, और इसको आगे थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दीजिए। इज इट क्लियर? अब इन दोनों की अगर हम बात करें, सपोज नीचे वाला वेक्टर जो हमने बनाया ये ए वेक्टर था हमारा, ए वेक्टर, और जो दूसरा वेक्टर है हमारे पास, ये सपोज से बी वेक्टर था, मान लेते हैं ये बी वेक्टर है, और ये हमारा है आर वेक्टर, ये हमारा आर वेक्टर। वेक्टर लगाना मत भूलना, हर लेटर के ऊपर वेक्टर लगेगा, बट मैंने नहीं लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप ही नहीं लगाओगे। बी वेक्टर होगा ये वेक्टर। दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, जब हम टेल टू टेल जोड़ते हैं तो हमें मिलता है। ठीक है, तो अगर हम इस वेक्टर को, ये जो बी वेक्टर है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा बी वेक्टर है, अगर इसको हम देखें, इसके टेल टू टेल को जोड़ें, फॉर एग्जांपल अब ये जो हमारा बी वेक्टर है, इसके टेल टू टेल को अगर हम जोड़ते हैं तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, वही होगा ए और बी के बीच का एंगल टेल टू टेल जोड़ा। तो उसको यहीं पड़े रहने देते हैं।
ठीक है, इसको यहीं पड़े रहने देते हैं। तो ये वाला जो एंगल बनेगा एक्चुअली में कौन सा एंगल, तो जो ये वाला एंगल बनेगा ये थीटा हो जाएगा हमारा, दोनों के बीच का एंगल। दिस एंगल विल बी थीटा, ये जो एंगल होगा हमारा ये थीटा हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये थीटा हो गया, मैंने थीटा वर्ड से लिखा है बट आप लोग समझ जाना कि ये थीटा है। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन अगर आपसे कोई पूछे तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिलती है हॉरिजॉन्टल से वो कितना एंगल बना रहा है, तो ये हम बीटा, इसको हम एंगल बीटा बोलते हैं। ठीक, इसको हम एंगल बीटा बोलते हैं। तो ये बताता है रिजल्टेंट की डायरेक्शन। ओके, सो वी हैव रिट डाउन। अब हमारे पास क्या है, हम ट्रायंगल को नाम दे दें क्या, कुछ नाम दे देते, पी क्यू आर एस करके ऐसा नाम दे देते हैं तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। सपोज से ये हमारा पॉइंट पी है, सपोज से ये हमारा पॉइंट पी है एंड यहाँ पे हमारा ये पॉइंट पी हो गया, ये दिस पॉइंट, इसको हम क्यू ले लेते हैं, इसको क्यू ले लेते हैं, इसको क्यू ले लेते हैं, और इस आगे वाले पॉइंट को हम आर तो नहीं ले सकते, पी क्यू हो गया, एस ले लेते हैं, और जो ऊपर वाला बच रहा है उसको क्या ले लें, उसको भी कुछ ले लेते हैं, उसको भी कोई नाम पी क्यू आर एस टी ले लेते हैं उसको। ठीक है, तो टी ले लेते हैं उसको, दिस विल बिकम टी, इसको हम टी ले लेते हैं यहाँ पे, इसको हम टी नाम देते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम इन ट्रायंगल टी क्यू एस, टी क्यू एस में अगर हम कॉस थीटा लगाएं, मतलब पाइथागोरस थ्योरम हमको प्रूव करना है, ये समझ लो। देखो ये जो पूरा ट्रायंगल, ट्रायंगल टी पी एस सबको दिख रहा है, ट्रायंगल टी पी एस, ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? मैं बना देता हूँ क्या राइट एंगल है हमारा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये तो 90 डिग्री है ना एंगल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हमारा। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, लिखते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल TPS, T ट्रायंगल TSP, TPS लिख लो, TSP लिखो, इसमें लगाया तो हमें क्या देखने को मिलेगा, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, टी एस का स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर प्लस, क्योंकि स्क्वायर में नहीं लिख सकता, 2 लिख सकता हूँ, तो आप लोग समझ जाना कि स्क्वायर है, मैं इसलिए बोलते जा रहा हूँ ताकि आप लोग सही नोट करना। टी एस का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे टी पी का स्क्वायर, टी पी का स्क्वायर। इज इट क्लियर? यही तो कहता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें टीपी की वैल्यू तो निकालनी, हमें रिजल्टेंट क्या आया यही तो निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा वो देखते हैं। पाइथागोरस लगा दिया, क्या हमें टीएस की लेंथ पता है क्या? टीएस की लेंथ तो हमें नहीं पता, तो हम किससे निकालेंगे? टीएस की लेंथ निकालने के लिए हमको जाना पड़ेगा ट्रायंगल टी क्यू एस में। तो इन ट्रायंगल टी क्यू एस, ट्रायंगल टी क्यू एस में क्या होता है, ट्रायंगल टी क्यू एस में कॉस थीटा किसके बराबर है? देखो कॉस थीटा किसके बराबर होगा? कॉस थीटा लगाया हमने, हाइट साइड एंगल जो आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा है, तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज हमारा क्यू टी है और बेस है हमारा थीटा के सामने वाले एंगल परपेंडिकुलर, तो जब उसका बेस क्यू एस हमारा बेस हो गया। सो यहाँ पे कॉस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि क्यू एस अपॉन क्यू टी। इज इट क्लियर? क्यू एस अपॉन क्यू टी हो गया, और क्यू एस को हम क्या लिख सकते हैं, इसी क्यू एस को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एस को लिख सकते हैं हम क्यू टी साइन थीटा, है ना, यहीं से निकला हमारा क्यू टी साइन ब्रैकेट में थीटा, कॉस थीटा, सॉरी साइन कह रहा हूँ, कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा।
लिख सकते हैं ना, लिख दिया। देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पी एस का स्क्वायर ना, तो पी एस का स्क्वायर लाने के लिए हमको पी क्यू का स्क्वायर, सॉरी पी क्यू प्लस क्यू एस का स्क्वायर होगा। ये जो पी एस है यहाँ पे मैं आगे लिख भी दे रहा हूँ, दिस जो हमारा पी एस है इज इक्वल टू क्या है, पी क्यू प्लस क्यू एस, है ना। तो क्यू एस तो हमने निकाल लिया, अब बारी है पी क्यू की। तो पी क्यू कहाँ से निकलेगा भाई, पी क्यू तो हमारा ए है ना, ए वेक्टर, तो कोई टेंशन ही नहीं है हमें, तो पी क्यू तो हमारा ए है, तो उसको हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको क्या फॉर्मूले में पुट करेंगे, अब बिल्कुल रखते हैं ना, रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हम इस इक्वेशन जो हमारी आई है उसको हम रखेंगे पाइथागोरस वाली इक्वेशन में। पाइथागोरस वाली इक्वेशन थी हमारी टी एस का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी का स्क्वायर। तो पी एस की जगह हम पी क्यू प्लस क्यू एस लिख सकते हैं, पी क्यू हमारा ए है और क्यू एस हमारा क्या है, क्यू टी कॉस थीटा। तो लिखते हैं यहाँ पर, ओके बेटा। अब वही ट्रायंगल टी क्यू एस में, इन ट्रायंगल टी क्यू एस हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टी एस अपॉन क्यू, टी एस अपॉन क्यू टी, टी एस अपॉन क्यू टी, टी एस अपॉन क्यू टी, है ना। जो कि हम और क्या लिख सकते हैं, दिस टी एस विल बी इक्वल टू, दिस टी एस विल बी इक्वल टू क्यू टी साइन थीटा। इज इट क्लियर। तो क्या हम इस क्यू टी साइन थीटा को हम इसको ऐसे लिखे रहने देते हैं, टी एस को क्यू टी साइन थीटा, तो क्यू टी साइन थीटा को हम बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं, बी साइन थीटा, ठीक है। ओके अब हम सारी वैल्यूज को पाइथागोरस में रखें, बिल्कुल रखते हैं। तो टी एस का स्क्वायर, टी एस का स्क्वायर मतलब कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में दूसरे, ताकि क्लियर हो हमें, साइन थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर ये मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं है, स्क्वायर है, याद रखना इस बात को। और अगेन फिर ये हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा का स्क्वायर, थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू टी टी का स्क्वायर, यही तो हमें निकालना है ना, टी पी का स्क्वायर, टी पी का स्क्वायर। तो आइए देखते हैं क्या हुआ। दिस विल बिकम एज, अच्छा ये जो हमारा एक चीज़ हमने ऐड यहाँ करना पड़ेगा, ये जो हमारा पी एस का स्क्वायर था इसमें एक और चीज़ थी, बी स्क्वायर साइन थीटा, बी स्क्वायर कॉस थीटा तो था ही, प्लस साथ में एक और चीज़ थी, क्या थी वो, प्लस ए, है ना, वही तो हमने निकाला था, ए था ना, पी क्यू प्लस क्यू एस। तो ये जो पी क्यू था यहाँ पे ए के बराबर ही तो था, है ना, वेयर पी क्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, है ना, जो पी क्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के बराबर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। अगेन हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो ये आ गया, प्लस अब यहाँ पे लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ओके। अगेन वी हैव, ये आ गया, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो बहुत इजी आइडेंटिटी सबको याद होती है। तो बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, वो 1 हो गया, हम उसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, प्लस क्या बचा हमारे पास, ए का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या बचा 2ab, ए बी कॉस ब्रैकेट में
थीटा हो गया। तो ये हमारा किसके बराबर आया, ये हमारा बराबर आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब डायरेक्शन की जब बात करेगा तो आप निकालोगे tan बीटा, tan बीटा, बीटा कौन सा एंगल था, बीटा हमारा ये वाला एंगल था। tan बीटा हम निकालेंगे और tan बीटा हम जैसे ही निकालेंगे हमारा बहुत चीज़ हो जाएगी सॉल्व। मतलब डायरेक्शन आप बता सकते हो, थीटा बीटा की एंगल आपने बता दिया, मैं डायरेक्शन बता सकता हूँ किस डायरेक्शन में आपके उसकी वैल्यू। ओके, तो tan बीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, ये हो जाएगा टी एस अपॉन पी एस। अब ऊपर टी एस और पी एस हमने निकाला है, वैल्यू को पुट कर लीजिए, आपका tan बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल लॉ था। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो पैरेललोग्राम पढ़ना है, उसका भी थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे हम। पैरेललोग्राम करने में इसको मैं सेकेंड पेज पे आता हूँ। ठीक है, सो पैरेललोग्राम वेक्टर में क्या कहता है हमारा पैरेललोग्राम वेक्टर, अगर कोई दो वेक्टर आपके इस तरीके से हैं कि वो पैरेललोग्राम की एक साइड लग रहे हैं, सपोज से ये एक आपका वेक्टर है और एक आपका वेक्टर है इस तरीके से, ये दो वेक्टर को इस तरीके से, तो अगर ऐसा है तो ये जो है जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो वेक्टर इसके डायगोनल होता है। ये जो पैरेललोग्राम बनाएगा ना, ये उसके डायगोनल के बराबर होता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम बना ले, क्या बना लेते हैं पैरेललोग्राम। इस तरीके का पैरेललोग्राम बन रहा है, ये देखते हैं। सपोज से ये है, यहाँ पे कोई एक वेक्टर इस तरीके से है कि यहाँ पे एक ऐसे बन जाएगा और ये एक इस तरीके से बन जाएगा, तो एक पैरेललोग्राम बनना चाहिए कुल मिला के। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज इन अ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही कहते हैं। इस तरीके से अगर होगा तो ये हमारा पैरेललोग्राम बना रहा होगा, तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस तरीके से होगा। तो सपोज से अगर हमारा ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे बीच में निकलता है। उसमें क्या था, सेम ऑर्डर में थे। इसमें क्या है, अगर ऑर्डर सेम नहीं है, टेल टू टेल इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर इस तरीके से निकल के आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा जो है रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आया है, आर वेक्टर। आर वेक्टर हमेशा क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर। कोई भी नाम दे सकते हैं वेक्टर को, तो आपके ऊपर है। जनरली सारे बुक्स में आर होता है, ए बी वेक्टर लेके चलता है एग्जाम्पल को समझाने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से यूज़ किया। नाउ दैट वी हैव दिस फिगर, और यहाँ पे भी वही सेम तरीके से ट्रायंगल ऑफ वेक्टर हमने डेरिवेशन उसके लिए किया था, यहाँ पे भी हम वही डेरिवेशन करके जो हमारा रिजल्ट आता है वो सेम आता है। ओके, बस। तो ये था हमारा पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है रिजल्टेंट वेक्टर है इस तरीके से बनेगा, क्या मैग्नीट्यूड होगा वो आप लोग ने ऑलरेडी निकाल रखा है पीछे। ठीक, ओके। सो नाउ पॉलीगॉन लॉ देख लेते हैं। पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है हमारा, पॉलीगॉन लॉ ना थोड़ा सा मतलब ट्रायंगल लॉ का अपग्रेडेड वर्जन है, समझ लो। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है, पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है भाई, तीन चार साइड से ज़्यादा अगर आ जाता है तो उसको हम पॉलीगॉन बोलने लगते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, फिर ये एक वेक्टर आया, ये एक वेक्टर आया, इस तरीके से मैं इसको हटा दूँ। ओके, ये एक वेक्टर आया, ये एक वेक्टर आया, ठीक है, ये एक वेक्टर है। मतलब इतने वेक्टर इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा इन पांचों वेक्टर का, मतलब एक दो तीन चार पाँच, पांचों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो मैं रेड से बना रहा हूँ, वो होगा अपोजिट ऑर्डर में ऐसा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट पॉलीगॉन लॉ इज। देखो, और ये भी कहता है पॉलीगॉन लॉ, अगर हमें जैसे जैसे वेक्टर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका रिजल्टेंट वेक्टर चेंज होता जाएगा। जैसे कि रिजल्टेंट वेक्टर अगर हम सिर्फ और सिर्फ मैं नाम दे देता हूँ तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। सपोज ये ए वेक्टर है, ठीक है, ए बी सी डी ई पांच वेक्टर लेते हैं, ये बी वेक्टर है,
ये बी वेक्टर है, ये हमारा सी वेक्टर है, ये है हमारा डी वेक्टर, ये है हमारा ई वेक्टर। ये 5 वेक्टर है। इनकी वजह से जो रिजल्टेंट आ रहा है वो ये हमारा आर वेक्टर हो जाएगा। रिजल्टेंट अब देखो, अब इसी से हम ट्रायंगल लॉ भी बना सकते हैं। तो आओ वापस से आते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर को बनाते जाते हैं। अगर अगर सिर्फ 2 वेक्टर है ए और बी, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर तीसरा बनेगा वो ऐसा बनेगा। अगर 3 वेक्टर होते तो ए बी सी, तो जो तीसरा वेक्टर बनता वो कैसा बनता, वो इस तरीके से बनता। ठीक, रिजल्टेंट वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसी तरीके से आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर ये 4 वेक्टर होते तो चौथा जो हमारा बनता वो रिजल्टेंट वेक्टर इसका ऐसे बनता। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर डिपेंड करता है कि कितने वेक्टर हैं आपके। पॉलीगॉन यही कहता है, अगर वेक्टर आपके सेम ऑर्डर में चिपके जा रहे हैं, टेल से हेड, टेल से हेड, टेल से हेड, तो जो आखिरी साइड होगी पॉलीगॉन की, वो उन सारे वेक्टर का एक रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका था पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वही सेम निकलता है जैसे कि आपने निकाला था अभी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में। तो बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करते हैं। दिस इज पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, अगर ये चीज क्लियर हो गया, उसके बाद अब हम कंपोनेंट्स पे आते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स पे। ओके, नाउ दैट वी हैव दिस, नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज रिजल्टेंट। तो हमारे सारे हमने देख लिया। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर हम कैसे करते हैं, रिजॉल्व कैसे करते हैं वेक्टर को। देखो, आपने पढ़ा है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसी होती है। 2 एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। 2D की अगर हम बात करें तो ये आपने पढ़ा है। ठीक, सपोज वी हैव 2 वेक्टर्स हैं हमारे पास। 2 हमारे एक ही वेक्टर बनाते हैं ओरिजिन से लेके। ये हमारा एक वेक्टर हो गया। ठीक, ये एक वेक्टर है। सपोज से दिस इज ए वेक्टर, ए वेक्टर है, और ये जो ए वेक्टर है ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। हॉरिजॉन्टल के साथ बना दिया हमने भी थीटा एंगल। तो रिजोल्यूशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे इसके वेक्टर्स के, वो क्या से होंगे, जो आपका एंगल के साथ वाला कंपोनेंट आएगा, दिस विल बी होगा ये। मैं इसको थोड़ा सा मोटे बोल्ड थोड़ा सा बनाता हूँ ताकि तुम लोग को और क्लियर हो। दिस विल बी कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट आएगा और एक इसी कंपोनेंट के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट जाता है। ठीक, तो जो एंगल के साथ जाता है इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होता है a cos थीटा के बराबर, और थीटा यही वाला एंगल है जो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है। दिस विल बी थीटा, और इसके जो अल्टरनेट वाला होता है दिस बिकम्स a sin थीटा, a sin थीटा। इज इट क्लियर? एक्चुअली में ये है क्या, सपोज अगर ये ट्रायंगल हम बनाएं, सपोज अगर हम ये ट्रायंगल बनाएं, सपोज अगर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली a sin थीटा ये वाली लेंथ है, और हम यहाँ पे भी एक इस तरीके से ऊपर में एक बना लें, कंस्ट्रक्शन कर लें, तो जो ये वाली लेंथ है ये होती है a cos थीटा। समझ में आ रहा है? ये लेंथ है बेसिकली, तो ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है a cos थीटा एक sin थीटा। ये हमारे वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, जो कि एक हमारे x एक्सिस पे जा रहा है, एक y एक्सिस पे जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। समझ गए इस बात को? तो इस तरह इसको हम कई जगह पे अप्लाई करते हैं। ये पूरे इस कॉन्सेप्ट को हम कई जगहों पे अप्लाई करते हैं। पॉलीगॉन लॉ हमने पढ़ ही लिया है ऑलरेडी, हमने अब रेजोल्यूशन भी पढ़ लिया है। तो रेजोल्यूशन किस तरीके से होता है ये भी मैंने आप लोग को बता दिया है। तो यस, दैट्स हाउ इट इज। तो अब आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्रॉस प्रोडक्ट पे ऑलरेडी क्वेश्चंस कुछ बना दिए हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी आपको पता चल चुका है। रिजॉल्व कैसे करते हैं वेक्टर को ये भी आप जान चुके हो कि कंपोनेंट्स हम किस तरीके से निकालते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई एक वेक्टर 60 न्यूटन का कोई एक वेक्टर
रहता। इसी ए वेक्टर की जगह अगर मान लो 60-70 न्यूटन का, मतलब ऑब्वियसली फोर्स इज अ वेक्टर ना, न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ अ फोर्स, तो 60 न्यूटन एक फोर्स है। तो जो उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल आपको दे दिया, सपोज से एंगल 50 डिग्री या 60 डिग्री एंगल है, तो वो आपका जो 60 न्यूटन आप कैसे लिखोगे कि जो उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखने को आया आप कैसे लिखोगे? अगर आप सीधा वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखोगे जिसके साथ एंगल बना रहा है, तो वो लिखोगे आप जितना भी वो मैग्नीट्यूड होगा इनटू कॉस जो भी उसका एंगल होगा 60-40 जो भी दिया होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आप न्यूमेरिकली कैसे इसको लिख सकते हैं। तो नाउ दैट अब ये हमारा रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर हमने देख लिया है, अब नाउ वी कैन मूव ऑन टू डॉट प्रोडक्ट। मैंने क्रॉस प्रोडक्टिव वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो इसको देखने के बाद आप उस वीडियो को देखिएगा। तो क्या कहता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है? इसको हम लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। सपोज कोई दो वेक्टर है, सपोज कोई दो वेक्टर है, तो मैं हमेशा दो वेक्टर बनाता हूँ ए और बी। कोई एक ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसा है। अब आप लोग जानते हैं कि ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना तो उसको टेल टू टेल जोड़ दिया जाता है, तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे, टेल टू टेल को हम जोड़ देंगे, टेल टू टेल को हम जोड़ देंगे। देखो इस बी वेक्टर को मेरे लिए तो आसान है, मैं उठा के मुझे रख देना है। देखो इसके बीच का एंगल निकालना है, टेल टू टेल जोड़ दिया, इस दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो दोनों के बीच का एक्चुअल एंगल है। इज इट क्लियर? तो मैं इसलिए इसको अलग से बनाया था ताकि पता चले तुम लोग को कि दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। अब आपको पता है कि इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है, तो इसके बीच का जो एंगल थीटा है, अब उसको अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो डॉट प्रोडक्ट आपका होता है ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है आपका? ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। अगर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आप कर रहे हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है ए बी कॉस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है ये जो हम सिंपल ए और सिंपल बी लिख रहे हैं ना, दिस इज मैग्नीट्यूड। और जो ए डॉट बी लिखा है वहाँ पे ए पे वेक्टर आएगा, बी पे वेक्टर आएगा, इस चीज़ को मत भूलना, इस चीज़ को मत भूलना कभी भी, ओके। स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो हमेशा स्केलर आता है, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें इसके कुछ प्रॉपर्टीज की, तो इसका प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये कि ये कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टी है इसकी हम बात करें तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है? प्रॉपर्टी में जो पहली प्रॉपर्टी है कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव मीन्स कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि जैसे आपका मल्टीप्लिकेशन होता है ना, दैट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव एडिशन कम्यूटेटिव, जैसे कि ए डॉट बी जो निकालोगे वो किसके बराबर होगा? बी डॉट ए के। समझ में आया कम्यूटेटिव क्या होता है? नेगेटिव, वही अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते तो क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता था। तो ये क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन का मतलब क्या है? ए डॉट ब्रैकेट में अगर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, अगर कुछ ऐसा है, वेक्टर हैं तीनों याद रखना, तो ये किसके बराबर होता है? वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी, तो दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो तीसरी जो प्रॉपर्टी है हमारी क्या कहती है कि जो इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर एक दूसरे के, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आपको पता है ए डॉट डॉट बी इज इक्वल टू
ए बी कॉस 90 हो जाएगा अगर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ ए इज perpendicular to B, then क्या होगा, A डॉट B जो आपका होगा वो होगा 0, क्योंकि cos 90 होता है 0। समझ रहे हो? ये सारी बातें बहुत ही बेसिक हैं, इसको हमें ध्यान में रखना होता है। कभी कभी हमारे क्वेश्चंस भी इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। आपसे पूछ देगा कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है और एक कोई वेरिएबल दे देगा, आपको उसकी वैल्यू निकालनी होगी, तो कैसे निकालो? ये सारे न्यूमेरिकल्स हम इस तरीके से करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है आपकी, अगर दो वेक्टर आपस में, इफ दे टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर ये दो एक दूसरे के पैरेलल हुए या एंटी पैरेलल हुए, इसका मतलब इफ ए एंड बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, इसका मतलब क्या? पैरेलल का मतलब एंगल 0 डिग्री, एंटी पैरेलल का मतलब एंगल 180 डिग्री। तो 0 डिग्री होता है 1 और cos 180 डिग्री होता है हमारा -1। cos 180 डिग्री हमारा क्या होता है? -1। तो अगर पैरेलल है तो ए बी cos 0 डिग्री, यानी कि ए बी आ जाएगा केवल। अगर पैरेलल है तो, अगर पैरेलल है देन इफ पैरेलल देन इफ पैरेलल देन ए बी cos 0 डिग्री, एंड इफ एंटी पैरेलल, एंटी पी लिख रहा हूं मैं सिर्फ, देन ए बी cos 180 डिग्री आएगा। और ये किसके बराबर होता है? ये माइनस ए बी के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे ये ए बी के बराबर हो जाएगा। दिस विल बिकम ए इंटू बी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ओके, सो मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ प्रॉपर्टी एंड व्हाट इट इज सेइंग दैट, पांचवी जो इसकी प्रॉपर्टी है ये कहती है कि अगर हम इसका खुद से डॉट निकालें तो क्या आता है? ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसका आंसर क्या आता है? सिंपली ए स्क्वायर आता है। वही होता है ए डॉट ए, मतलब ए कॉस थीटा, तो ए इंटू ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ जो हम बनाएंगे, यानी कि दो इक्वल वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन भी इक्वल है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, दोनों के बीच का क्या एंगल 0 डिग्री बनेगा, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर सिंपली हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द वैल्यूज दैट यू हैव टू रिमेंबर। और एक बात और याद रखना, जैसे कि मैंने ये जो आई कैप जे कैप के कैप, ये मैंने ऑलरेडी एक तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया है, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्शन बताते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। तो आपका जो आई और आई कैप जे कैप के कैप, ये आई कैप एक्स की डायरेक्शन बताता है, एक्स एक्सिस की, जे कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन बताता है। तो ये एक्स और वाई और जेड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो आई डॉट आई अगर हम निकालें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आई डॉट आई मतलब कि हम किसका किसका डॉट निकाल रहे हैं, यानी कि एक्स का हम एक्स एक्सिस पे जो वेक्टर है हम उसका एक्स एक्सिस पे ही निकाल रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो दिस विल बिकम 1। ठीक है, और इसको कैसे लिखते हैं? देखो, ये आई यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर आई को हम कैसे लिखेंगे भाई? इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्या होता है? वो भी 1 होता है। तो यहाँ से ये 1 आता है। ठीक है, लॉजिक समझना, समझ में आ रहा है? अब यही अगर हम आई डॉट जे की बात कर लें, आई डॉट जे, तो आई डॉट जे का मतलब क्या हो गया? 1 मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जे, वो भी 1 है, यूनिट वेक्टर है, मल्टीप्लाई बाय कॉस 90 डिग्री, क्योंकि आई और जे के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया बेटा? ये आपका हो गया 0, है ना? इसी तरीके से हम और भी कई वैल्यू, जैसे कि जे डॉट जे 1 होता है, बट जे डॉट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके बेटा, तो इस प्रॉपर्टी को याद रखना, इससे कई सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे सॉल्व। ओके, कई किसी क्वेश्चन में आपसे कॉस थीटा पूछ लेते हैं, तो आप जानते हो कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा पूछे तो आप ए डॉट बी को लिखे रहने दो और कॉस थीटा को वहीं रहने दो, ए बी को यहाँ ले आओ लेफ्ट साइड में, तो आपका ए बी कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लोगे आप। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस को अब आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो बनाई उस पर,
तो लेट्स होप कि आप लोग इसको अच्छे से कर लोगे एंड ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा और जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसको अच्छे से नोट कर लीजिए, सारे नोट्स को प्रॉपर बनाइए। एंड ऑलरेडी मैंने लाइव क्लास में ये सारी कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी। दिस वीडियो आई जस्ट मेड सो दैट आपका रिवीजन हो जाए, जिसने क्लास मिस करी है तो वो भी देख सके। ओके, तो इसको देखना और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट देखना वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है 45 मिनट्स का, उसको देखिएगा तो आपका वेक्टर में जो बेसिक चीज़ है वो क्लियर हो जाएंगी। और इसके पहले का भी कुछ चीज़ें आपको पता होनी, जैसे यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, ज़ीरो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक है, बुक में स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएंगी। ये मैंने ऑलरेडी क्लास में बता भी चुका है कई बार। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आप लोग को ये सबको आ गया होगा समझ में। नहीं आया तो एक बार रिवाइज करके देख लीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिए वीडियो को और बुक कंसल्ट करिए। आई एम फॉलोइंग एस एल और तो आप उस बुक को कंसल्ट करिए। ओके, सो ओके, थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग, दैट्स ऑल।